ध्यान से सुनो, जब तुम्हें कोई सुरक्षित जगह मिल जाए तो तुरंत सभी दरवाजे बंद कर दो और सभी महिलाओं को सुरक्षा दो। खुद पर ध्यान मत खींचो, अपनी जगह पर ही रहो, मदद बहुत जल्द पहुंचने वाली है। एक लड़की जो लंबे समय से अपने पिता के हाथों घरेलू हिंसा झेल रही थी, आत्महत्या करने ही वाली थी। तभी अचानक पूरे छोटे से शहर में एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट गूंज उठती है। घबराकर वो तुरंत बाहर निकलती है, ये देखने की आखिर हो क्या रहा है। बाहर का नजारा देखकर वो सन्न रह जाती है। उसका पड़ोसी एक पागल आदमी के द्वारा जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा जा रहा होता है। सड़कों पर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। अभी वो कुछ समझ ही नहीं पाती कि तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जिसके मुंह से खून बह रहा होता है और वो उसे घूर रही होती है। अगले ही पल वो औरत भी पागलों की तरह उसकी तरफ झपट पड़ती है। लड़की डर के मारे जड़ हो जाती है, लेकिन ठीक उसी समय उसका पिता उसे खींचकर घर के अंदर ले आता है। वो जल्दी से उसे पकड़कर बेसमेंट में छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पिता को कुछ अजीब महसूस होता है। वो घबराकर दूर की तरफ देखता है और तभी अचानक वही औरत खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुस आती है। अंदर आते ही वो गुस्से से दोनों को घूरती है और फिर दोबारा उन पर हमला कर देती है। पिता मजबूर होकर उससे भिड़ जाता है, उसकी बेतहाशा झूलती हुई बाहों को पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत अचानक उसे काट लेती है। दर्द से कराहते हुए आदमी अब और नहीं सह पाता और पास पड़ा कांच का टुकड़ा उठाकर उस पर वार कर देता है। फिर भी वो औरत रुकती नहीं, मानो उसे कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा हो। आखिरकार मजबूरी में वो उसके आंख में कांच घोंप देता है। इस बार जाकर वो औरत पूरी तरह शांत हो जाती है, लेकिन ये सब देखकर लड़की बुरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता ने किसी को मार डाला है और पहले से ही उससे डरी हुई लड़की पूरी तरह से घबरा जाती है। वो उसकी आवाज सुने बिना ही घर से बाहर भाग जाती है, बिना ये जाने कि बाहर की दुनिया अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं 2026 की एक नई ज़ॉम्बी फिल्म दिस इज नॉट अ ड्रिल की। अब बाहर की हालत पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है, हर तरफ वैसे ही पागल लोग घूम रहे हैं। लड़की को समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है और वो भागने लगती है, लेकिन एक संक्रमित इंसान उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। पीछे से आती डरावनी चीखें सुनकर वो और तेज भागती है और सड़क किनारे एक घर में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा पहले से बंद होता है। कोई रास्ता न देखकर वो पास की बाढ़ कूदने की कोशिश करती है और जैसे तैसे अंदर घुस जाती है, लेकिन वो संक्रमित आदमी बाहर ही खड़ा दरवाजा पीटता रहता है। डर के मारे लड़की घास के पीछे छुप जाती है। कुछ देर बाद वो दरार से देखती है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। तब पता चलता है कि ये उसके हाई स्कूल के दोस्त लेगे का घर है और उसके साथ उसका दोस्त शाओ हे भी है जो उससे मिलने आया हुआ था। बाहर लगातार दरवाजा पीटते हुए संक्रमित को देखकर तीनों समझ जाते हैं कि ये जगह अब सुरक्षित नहीं है और तुरंत वहां से निकलने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचते हैं, उन्हें एक औरत दिखाई देती है जो लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकल रही होती है। साफ दिख रहा होता है कि वो किसी चीज से बचने के लिए भागते हुए एक्सीडेंट का शिकार हुई है। शहर छोटा होने की वजह से उसके दोनों बच्चे जेनी और आ वेई भी उन्हीं के स्कूल के छात्र निकलते हैं। हालात ऐसे नहीं होते कि कोई औपचारिक बातें की जाएं, इसलिए अब ये 6 लोग साथ में शहर से बाहर भागने लगते हैं। लेकिन शहर के बाहर सेना ने पहले ही नाकेबंदी कर दी होती है ताकि वायरस फैल न सके। बहुत सारे लोग बाहर निकलने की कोशिश में गेट पर जमा है, लेकिन जो भी जबरदस्ती निकलने की कोशिश करता है उसे गोली मार दी जाती है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी उम्मीद रहती है कि शायद हालात बदल जाएं। इसीलिए वो पास ही एक खाली पड़े घर में अस्थायी रूप से रुकने का फैसला करते हैं। जैसे ही औरत लाइट जलाती है, दूसरा व्यक्ति उसे रोकता है, कहता है कि रोशनी से संक्रमित लोग आकर्षित हो सकते हैं। औरत जवाब देती है कि उसका जोर से चिल्लाना उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दोनों की बात में दम होता है, इसलिए सब चुपचाप अंधेरे में इंतजार करने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद दरवाजे के बाहर आवाजें आने लगती हैं और फिर शीशा टूटने की आवाज गूंजती है। खुशकिस्मती से उन्होंने पहले ही भागने का रास्ता सोच रखा होता है और वो दूसरी मंजिल की खिड़की से कूदकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन शहर के ज्यादातर घर सुरक्षित नहीं होते और भागने के बाद भी उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं होती। तभी शाओ हे को एक आइडिया आता है। उनका हाई स्कूल सबसे सुरक्षित जगह हो सकता है। स्कूल खाली है, पहली मंजिल पर मजबूत लोहे की ग्रिल लगी है और बाहर पूरा मैदान तार की बाढ़ से घिरा हुआ है। दोहरी सुरक्षा के चलते वो जगह काफी सुरक्षित लगती है। ये सोचकर वो तुरंत वहाँ जाने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें ज़ॉम्बी का झुंड मिल जाता है। बच्चों को बचाने के लिए वो औरत पीछे रुक जाती है और खुद को कुर्बान कर देती है ताकि बाकी लोग भाग सकें। लेकिन बदकिस्मती से एक ज़ॉम्बी लड़की को पकड़ लेता है। तभी लेगे समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। लड़की खुद को संभालती है और खून से सने होने के बावजूद स्कूल की तरफ भागती है। किसी तरह वो लोग तार की बाढ़ पार करके अंदर पहुंच जाते हैं और फिलहाल खतरे से बच जाते हैं। लेकिन अंदर आते ही उन्हें गार्ड रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तब उन्हें याद आता है कि भले ही स्कूल बंद हो, लेकिन एक चौकीदार
चौकीदार तो जरूर होगा। अब वो दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या करें। आखिरकार शाओ हे फैसला करता है कि उन्हें यहीं रुकना चाहिए। बाहर के झुंड के मुकाबले एक अकेला इंसान संभालना आसान होगा। वो हिम्मत करके एक हथियार उठाता है और धीरे धीरे गार्ड रूम की तरफ बढ़ता है। जैसे ही चौकीदार मुड़ता है, वो बिना वक्त गंवाए उस पर हमला कर देता है और उसे मार गिराता है। उसकी इस बहादुरी से बाकी लोग उसे अपना लीडर मान लेते हैं। सब मिलकर स्कूल के दरवाजे को फर्नीचर से बंद कर देते हैं और खिड़कियों को पोस्टर से ढक देते हैं ताकि अंदर की रोशनी बाहर न जाए। लेकिन इस सब के बीच लड़की एक कोने में चुपचाप बैठ जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वो अपनी बहन को आखिरी बार फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क बार बार टूट जाता है। असल में उसके शरीर पर लगे खून की वजह से उसे लगता है कि वो खुद भी संक्रमित हो चुकी है। तभी ले गे उसके पास आता है और उसे समझाता है कि सिर्फ खून लगने से नहीं बल्कि घायल होने पर ही संक्रमण फैलता है। ये सुनकर लड़की थोड़ी शांत होती है। वो अपने चेहरे से खून धोती है, लेकिन उसके मन में अभी भी डर बना रहता है कि कहीं वो उस अफरा तफरी में घायल तो नहीं हो गई। इस अचानक आई आपदा ने उसके मन से आत्महत्या करने का ख्याल पूरी तरह खत्म कर दिया। जब उसे पता चला कि जेनी को कुछ कपड़े मिल गए हैं, तो वो तुरंत नहाने का बहाना बनाकर बाथरूम में चला गया। अच्छे से जांच करने के बाद उसे राहत मिली कि उसके शरीर पर सिर्फ हल्की खरोंचें हैं, कोई गंभीर घाव नहीं है। अब जाकर उसे पूरी तरह सुकून मिला। उधर बाकी लोगों ने जब पूरे स्कूल की तलाशी ली तो उन्हें हैरानी के साथ खुशी भी हुई। यहाँ पानी की सप्लाई अभी भी चालू थी और खाने पीने का इतना सामान था कि वो आराम से 1 महीने से ज्यादा जिंदा रह सकते थे। यानी वे यहाँ सुरक्षित रहकर आराम से रेस्क्यू का इंतजार कर सकते थे। लेकिन शाओ हे, छोटा काला, इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं था। उसका मानना था कि अगर ये आपदा पूरी दुनिया में फैली हुई है तो हो सकता है कि सामान खत्म होने तक भी कोई मदद न आए। इसलिए सब लोग एक तरफ रेडियो और ब्रॉडकास्ट पर नजर रखते और दूसरी तरफ बाहर की गतिविधियों पर भी ध्यान देते ताकि किसी खतरे का अंदाजा पहले ही हो जाए। इसी तरह कुछ दिन शांति से बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक बाहर जोरदार धमाका और कंपन महसूस होता है। सब लोग घबराकर दरवाजे के पास जाते हैं और सावधानी से पोस्टर हटाकर बाहर झांकते हैं। उन्हें पता चलता है कि दूर एक पेट्रोल पंप में भयानक विस्फोट हुआ है। आसमान में उठती आग की लपटों ने आसपास के सारे संक्रमित लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। फिर भी वे लोग वहां से जाने का जोखिम नहीं लेना चाहते। बाहर की दुनिया पूरी तरह अनजान और खतरनाक है, इसलिए वे उसी सुरक्षित माहौल में छिपे रहना बेहतर समझते हैं। लेकिन एक रात जब आना सो रही होती है, उसे महसूस होता है जैसे कोई उसे छू रहा हो। पहले तो वो इसे सपना समझकर नजरअंदाज कर देती है और उठकर चेहरे पर पानी डालने के लिए कॉरिडोर में चली जाती है। तभी उसे अचानक महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। वो मुड़ती है, लेकिन सामने कोई नहीं होता, बस एक परछाई सी झलक कर गायब हो जाती है। डरी हुई आना तुरंत सबको जगा देती है। सभी लोग स्कूल के अंदर तलाश शुरू कर देते हैं। इस डर से कि कहीं वो कोई संक्रमित न हो, वे बहुत सावधानी और चुप्पी के साथ हर जगह जांच करते हैं। इसी दौरान एक अलमारी के अंदर से खर्राटों की आवाज सुनाई देती है, जो सन्नाटे में साफ गूंज रही होती है। सब लोग धीरे धीरे अलमारी खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर एक आदमी गहरी नींद में सो रहा है। उसके हाथ में एक पिस्तौल भी है। वे तुरंत मौका देखकर उसका हथियार छीन लेते हैं। इसी बीच आदमी जाग जाता है। जब तक ये तय नहीं हो जाता कि वो खतरा है या नहीं, वे उसे बंदूक वापस नहीं देते। उसे थोड़ा खाना दिया जाता है, जिसे वो भूख से बेहाल होकर तुरंत खाने लगता है। उसका व्यवहार सामान्य लगता है, लेकिन वो ये बताने से बचता रहता है कि वो यहाँ अंदर आया कैसे। ये बात सभी को शक में डाल देती है और ये भी साफ हो जाता है कि स्कूल की सुरक्षा में कहीं न कहीं खामी है। अगर वो अंदर आ सकता है तो संक्रमित भी आ सकते हैं। आना को तो और भी ज्यादा शक होता है। आदमी अपना नाम लाओ माँ बताता है और कहता है कि वो अभी अभी यहाँ आया है और डर के कारण सामने नहीं आया। लेकिन आना को लगता है कि वही व्यक्ति पहले उसे छू रहा था, मतलब वो उनसे पहले ही यहाँ छिपकर रह रहा था और उन पर नजर रख रहा था। हालांकि ये सिर्फ उसका शक था, लेकिन शाओ हे भी उस पर भरोसा नहीं करता। खाना खाने के बाद वो बहाने से लाओ माँ को बाथरूम ले जाता है और जब वो नहा रहा होता है तो चुपके से उसकी जांच करता है। उधर आ वेई भी आना की बात से सहमत होता है। उसे भी वो आदमी संदिग्ध लगता है, लेकिन ले गे और जेनी का मानना है कि बिना पक्के सबूत के किसी पर शक करना सही नहीं है। इसी बहस के बीच शाओ हे घबराया हुआ वापस आता है और बताता है कि उसने लाओ माँ के हाथ पर काटने का निशान देखा है। ये सुनकर ले गे तुरंत उसे बंदूक थमा देता है, लेकिन फिर भी कहता है कि पक्का यकीन कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि एक निर्दोष इंसान मारा जाए। तभी लाओ माँ नहाकर वापस आ जाता है। शाओ हे तुरंत उस पर बंदूक तान देता है। ले गे उससे कहता है कि अगर वो निर्दोष है तो अपनी बाजू दिखाकर साबित करे। लाओ माँ पहले तैयार हो जाता है, लेकिन फिर अचानक कुछ सोचकर रुक जाता है और भागने की कोशिश करता है।
है। सब लोग उसके पीछे दौड़ते हैं और जल्दी ही उसे पकड़ लेते हैं। जब वो सफाई देने की कोशिश करता है तो लेईगे उसका हाथ छूकर महसूस करता है कि उसका शरीर का तापमान सामान्य है। वो बताता है कि संक्रमित लोगों का शरीर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसने शुरुआत में अपने परिवार को ऐसा होते हुए देखा था। फिर भी बाकी लोग उस पर भरोसा नहीं करते। थोड़ा सा भी शक होने पर वे जोखिम नहीं लेना चाहते। सिर्फ लेईगे ही उस पर यकीन करता है। बाकी सभी आना से कहते हैं कि उसे गोली मार दो। आखिरकार वे उसे पकड़कर दरवाजे तक ले जाते हैं। लाओ मा आखिरी बार अपनी बात रखने की कोशिश करता है। वो बताता है कि उसके साथ एक और साथी था। दोनों ने सोचा था कि स्कूल सुरक्षित जगह है, लेकिन जब वे यहाँ पहुँचे तो सभी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद थीं। फिर उन्हें बॉयलर रूम में एक छोटा सा रास्ता मिला, जहाँ से एक एक करके अंदर आया जा सकता था। लाओ मा पहले अंदर आया, लेकिन जब उसके साथी की बारी आई तो उसे संक्रमित लोगों ने देख लिया। उसने उसे खींचकर अंदर तो ले आया, लेकिन वो पहले ही घायल हो चुका था। उसे पता था कि वो अब नहीं बचेगा, इसलिए उसने गुस्से में आकर लाओ मा को भी काट लिया, क्योंकि वो उसे पहले अंदर नहीं जाने दिया था। मौत के सामने इंसानियत कितनी कमजोर हो जाती है, ये उसी पल साफ हो गया। बाद में लाओ मा ने अपने साथी को मार दिया ताकि वो संक्रमित होकर खतरा न बने। कई दिनों तक डर में जीने के बाद भी जब उसमें कोई बदलाव नहीं आया तो उसे लगा कि शायद वो संक्रमित नहीं हुआ है। वो ये बात इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि उसे डर था कि लोग गलत समझेंगे। लेकिन शाओहे को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो उसे झूठा मानता है और गुस्से में उसे बाहर निकालने की जिद करता है। अब लाओ मा भी उसी दर्द को महसूस करता है जो उसके साथी ने किया था। बाहर जाना मतलब मौत। हताश होकर वो अचानक पागलपन में आ जाता है। शाओहे बिना सोचे उसके पास जाता है और तभी लाओ मा उसे काट लेता है। ये देखकर आवे गुस्से में आ जाता है और बंदूक छीनकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लेईगे बीच में आकर उसे शांत करता है। आखिरकार वे लाओ मा को बाहर निकाल देते हैं ताकि उसके पास जिंदा रहने का एक मौका तो रहे। लेकिन अब नया सवाल खड़ा हो जाता है। आवेई कहता है कि जब लाओ मा को बाहर निकाला गया तो शाओहे को भी बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अब दोनों की हालत एक जैसी है। बाकी लोग उसे समझाते हैं कि इतना कठोर फैसला लेना सही नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर वे तय करते हैं कि शाओहे को कुछ दिनों के लिए अलग कमरे में बंद करके निगरानी में रखा जाएगा। अपने भाई की तरफ से माफी मांगने के लिए जेनी खुद आगे आती है और कहती है कि वो रोज उसकी पट्टी बदलने आएगी। और इसी दौरान उसके दिमाग में एक और प्लान आता है। अपनी बेगुनाही साबित करने का एक तरीका सूझता है और जल्द ही दोनों बॉयलर रूम में पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें वहीं छोटी खिड़की दिखती है और जमीन पर एक ऐसी लाश पड़ी होती है जो अभी पूरी तरह से संक्रमित होकर बदली नहीं थी। इससे साफ हो जाता है कि लाओ मा ने जो कहा था वो सच था। जब ये तय हो जाता है कि उनका साथी संक्रमित नहीं हुआ था, तब लेईगे एक और चौंकाने वाली खबर बताता है। सरकार ने रेडियो के जरिए एक नए सेफ जोन, सुरक्षित शरण स्थल का ऐलान किया है, जहां सभी बचे हुए लोग जाकर शरण ले सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि वो जगह शहर के अंदर काफी दूर है। आवेई का मानना होता है कि उन्हें यहीं रुकना चाहिए, क्योंकि फिलहाल ये जगह सुरक्षित है। लेकिन शाओहे और जेनी कहते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि स्कूल का सामान ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बहस फिर से शुरू हो जाती है। इन सब झगड़ों से परेशान होकर आना थोड़ी देर के लिए बाहर हवा लेने निकलती है, लेकिन तभी वो देखती है कि कॉरिडोर में एक आदमी पड़ा हुआ है। वो लाओ मा होता है, जो कहीं जाने की जगह न मिलने पर वापस यहाँ आ गया था। ये देखकर आना घबरा जाती है और तुरंत सबको बुलाने भागती है। जब सब लोग उसकी हालत देखते हैं तो जेनी को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार लाओ मा सच में संक्रमित हो चुका होता है। लेईगे सबसे पहले ये बात नोटिस करता है। जमीन पर खून फैला होता है और इस बार उसके बाएं हाथ पर भी काटने का निशान होता है। वो तुरंत चिल्लाकर जेनी को पीछे हटने को कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगले ही पल पूरी तरह से संक्रमित लाओ मा उस पर झपट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर आना बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए दौड़ती है। वहीं दूसरी तरफ आवेई ये सब देखकर डर के मारे जड़ हो जाता है। जब बाकी लोग उसे गोली चलाने को कहते हैं तो वो पास जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता और दूर से ही घबराकर गोली चला देता है। लेकिन लाओ मा पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी शाओहे तुरंत बंदूक छीनता है, आगे बढ़ता है और उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। जब हालात थोड़ा शांत होते हैं तो जेनी को एहसास होता है कि अभी चली गोली उसे लग गई थी। कुछ ही पलों में वो लेईगे की बाहों में दम तोड़ देती है। उसकी मौत से सबका दिल टूट जाता है। लेकिन आवेई अचानक गुस्से में आकर आना को पीटने लगता है। उसे दोष देता है कि उसी की वजह से उसकी बहन की मौत हुई, क्योंकि उसने उसकी नजर में रुकावट डाली थी। असल में ये उसकी अपनी गलती से बचने की कोशिश होती है। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा बेगुनाह आना ही होती है। टूट चुकी आना कॉरिडोर में जाकर अपने गुस्से और दर्द को बाहर निकालने लगती है। तभी उसकी नजर कोने में पड़े एक मोबाइल फोन पर पड़ती है। पहले उसने उसे
देखा नहीं था क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब भी सिग्नल नहीं होता, लेकिन फोन में उसकी बहन का एक मैसेज होता है। उसमें लिखा होता है कि वो सुरक्षित है और आना से कहती है कि मौका मिलते ही उससे मिलने आए ताकि वे दोनों साथ मिलकर इस शहर से निकल सकें। लेकिन लेइगे शांत दिमाग से सोचता है और कहता है कि ये मैसेज आपदा की शुरुआत में भेजा गया होगा। अब वहाँ की हालत पूरी तरह बदल चुकी हो सकती है। फिर भी आना कहती है कि उसकी बहन का घर उसी रास्ते में पड़ता है जो सेफ जोन की तरफ जाता है, तो क्यों ना रास्ते में जाकर देख लिया जाए। आखिरकार दोनों उसकी बात मान लेते हैं और सामान पैक करने लगते हैं। लेकिन आ वेई कमरे में छिपा रहता है और बाहर नहीं आता। आना उसे देखने जाती है। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही आ वेई माफी मांगने लगता है। वो मानता है कि उसकी कमजोरी की वजह से उसकी बहन की मौत हुई। बाहर से शांत दिखने वाला आ वेई अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। माफी मांगने के बाद वो खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। अब टीम में सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं। सामान लेकर तीनों हिम्मत जुटाकर बाहर निकलते हैं। बाहर चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा होता है। जब वे सड़क पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारे संक्रमित लोग जमीन पर गिरे पड़े हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आवाज सुनकर वो सभी दोबारा उठने लगते हैं। आना तुरंत बंदूक निकालती है, लेकिन पता चलता है कि उसमें गोलियां खत्म हो चुकी हैं। अब उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वे भागते हुए एक कार का अलार्म बजा देते हैं, जिससे सारे संक्रमित उस तरफ खिंच जाते हैं और वे मौका पाकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आगे की सड़क पर भी संक्रमितों की भीड़ होती है। तब शाओहे पास के एक घर में घुसने का फैसला करता है ताकि साइड से निकल सके। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, अंदर अलार्म बज उठता है। वे जल्दी से अलार्म तोड़ देते हैं, लेकिन तब तक आसपास के सारे संक्रमित वहाँ आ जाते हैं। हालात बिगड़ते देख शाओहे फैसला करता है कि वो खुद उन्हें भटकाएगा ताकि बाकी दोनों सुरक्षित निकल सके। वो कहता है कि वे लोग आना की बहन के घर पर मिलेंगे और इतना कहकर वो बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाते हुए दूसरी दिशा में भाग जाता है। सारे संक्रमित उसके पीछे लग जाते हैं। आना और लेइगे बिना रुके आगे बढ़ते हैं और आखिरकार उसकी बहन के घर पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि सारे दरवाजे और खिड़कियां लकड़ी से बंद किए गए हैं। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि दूसरी मंजिल की खिड़की खुली है। वे बाहर रखी लकड़ी की मदद से ऊपर चढ़ते हैं और अंदर घुसते हैं। फिर दोनों अलग अलग होकर घर में तलाश शुरू करते हैं। लेकिन कुछ ही देर में आना को सच्चाई पता चल जाती है। उसकी बहन भी संक्रमित हो चुकी होती है। जैसे ही वो उसे देखती है, उसकी बहन उस पर हमला कर देती है। आना के लिए ये पल बेहद दर्दनाक होता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे मजबूरी में खुद अपनी बहन को मारना पड़ता है। यहीं पर कहानी लगभग खत्म हो जाती है। उन्हें शाओहे का कहीं पता नहीं चलता। कुछ दिनों बाद आना और लेइगे मजबूरी में गाड़ी लेकर उस अनजान सेफ जोन की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसका जिक्र रेडियो पर किया गया था। इस कहानी का असली मकसद सिर्फ ज़ॉम्बी का डर दिखाना नहीं है, बल्कि एक बंद जगह में फंसे इंसानों के बीच उभरती असली इंसानियत और कभी कभी उससे भी ज्यादा खतरनाक स्वार्थ को दिखाना है। साथ ही ये आना के उस बदलाव को भी दिखाती है जहां वो शुरुआत में अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी, लेकिन आखिर में जीने के लिए हर संभव कोशिश करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जिंदा रहना ही सबसे बड़ा साहस और हर दर्द के खिलाफ सबसे मजबूत जवाब है।